हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ जेनेटिक्स के बारे में। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर जेनेटिक्स पर आने से पहले आपको सेल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, सेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए और सेल डिवीज़न के बारे में मालूम होना चाहिए कि सेल डिवीज़न क्या होता है, कैसे होता है, तभी आप जेनेटिक्स समझ पाओगे। तो सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन जिसको कहते हैं। देखिए, मनुष्य जो है उसमें एक बहुत बड़ी ख़ास बात होती है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेक क्या चीज़ होता है? बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि हर जीव के पास है, लेकिन विवेक इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। और एनालाइज करने पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो सरल तरीका क्या होगा, ये जानकारी लेना, इसको कहते हैं विवेक। और विवेक का यानी मनुष्य की जो ये प्रॉपर्टी विवेक, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना, सरल करना। तो सरल कैसे करता है? बांट देता है। कोई भी नॉलेज है, नॉलेज अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है नॉलेज। अब नॉलेज को बांट दिया एज के अनुसार। बच्चा ग्रोन अप होता है छोटी एज से बड़ी एज तक, तो नॉलेज में उस एज पर क्या नॉलेज लेनी चाहिए, तो प्रेप बना दिया, लोअर केजी, अपर केजी, क्लास फर्स्ट सेकंड। इट इज़ ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को सिंपल वे में कर लेना। अब आप लोगों को क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, तो चूंकि आप इस जानकारी के साथ जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको एक टास्क लगता है, बड़े बड़े नाम आते हैं उसमें, घबरा जाता है। एक स्टूडेंट जो है वो घबरा जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। लेकिन उसका मर्म समझते हुए, उसका बेसिक फंडा समझते हुए जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो वैसे ही टर्म्स बार बार आते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए 4.5 लाख प्रकार के प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर एक एक प्लांट हम जानना शुरू कर दें तो कई जीवन चाहिए, समय। लेकिन आप बीएससी सेकेंड ईयर में ही अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ बॉटनी में भी किसी एक पेपर में टैक्सोनॉमी पढ़ लेते हो, उन सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हो। कैसे पढ़ लेते हो? क्लासिफिकेशन के आधार पर। क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में बांट देना। और जब बांटा जाता है तो कोई ना कोई आधार होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सिक्कों का एक ढेर है और हमने आपको दे दिया कि इसको अलग अलग कर दो सिक्कों को। तो आपने देखा कि 10 रुपए का सिक्का अलग है, उसको अलग कर दिया, 5 का अलग कर दिया, 2 का अलग, 1 का अलग। इस तरीके से आपने बांट दिया, आपने क्लासीफाई कर दिया। तो आपने जो क्लासीफाई किया उसका कोई आधार है। क्या आधार है? आपने उसका रंग देखा, साइज देखी, उस पर लिखी हुई संख्या देखी, ये सब आधार हो गए। उस आधार पर आपने उसको अलग अलग कर दिया। अब मान लीजिए हमने फिर सिक्कों को मिला दिया, एक कर दिया, और एक सूरदास को, सूरदास कहते हैं जो जन्म से अंधा है, सूरदास को वो ढेर दे दिया कि भैया ये सिक्के अलग अलग कर दो। वो भी उसी प्रकार से अलग अलग कर देगा, लेकिन उसका आधार क्या हुआ? शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के आधार पर वो सारे सिक्कों को अलग करेगा। क्लासिफिकेशन आपने भी किया, उस सूरदास ने भी किया, लेकिन दोनों का आधार किस आधार पर बांटा? वो लक्षण कहते हैं उसको, आधार, कैरेक्टर्स के आधार पर दोनों का अलग अलग आधार हो गया। तो किसी भी चीज़ का जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। इसी प्रकार
अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोकैरियोट्स में और एक यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में, बाइनरी फिशन, इसको एमाइटोसिस भी कहते हैं। एमाइटोसिस, एमाइटोसिस का मतलब होता है ऐसा डिवीज़न जिसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, तर्क तंतु नहीं बनते हैं और न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, उसको एमाइटोसिस कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार के सेल डिवीज़न होते हैं, एक तो माइटोसिस जिसमें होती है और दूसरा है मियोसिस। तो सेल डिवीज़न और माइटोसिस, इन दोनों में क्या अंतर है? न्यूक्लियस के डिवीज़न को माइटोसिस कहेंगे और उस माइटोसिस के बाद जब सेल भी डिवाइड हो जाता है, साइटोकाइनेसिस जिसको कहते हैं, साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है, तब वो सेल डिवीज़न हुआ। यानी सेल डिवीज़न बराबर हो गया माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, इन दोनों को एक साथ मिला करके कहेंगे सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न यूकैरियोट्स में दो प्रकार का होता है, एक माइटोटिक सेल डिवीज़न जिसको माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस में पेरेंट सेल जो होती है उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स में, वो दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल जैसे ही होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी पेरेंट में होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक डिप्लॉयड मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। 2 स्टेप में ये काम होता है। पहले स्टेप में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और दूसरी स्टेप में प्रत्येक डॉटर सेल से 2-2 डॉटर सेल्स बनेंगी। तो इस प्रकार 4 सेल्स बनती हैं। तो मियोसिस में पहला सेल डिवीज़न जो होता है उसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं या हेटेरोटिपिक डिवीज़न कहते हैं। मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब डिफरेंट, पेरेंट सेल से डिफरेंट हो जाती है डॉटर सेल। किस मामले में? क्रोमोसोम्स के मामले में। क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है फर्स्ट स्टेप में। और यानी अगर मान लीजिए 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो डॉटर सेल्स जो बनेंगी उनमें 23 हो जाएंगे, पेयर्स में नहीं रहेंगे फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में प्रत्येक से 2-2 डॉटर सेल्स बनेंगी और उन दोनों डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी एक पेरेंट सेल से जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स थे, उनसे 4 डॉटर सेल्स बनी और प्रत्येक में 23 क्रोमोसोम्स हुए, है ना? तो ये मियोसिस में होता है। तो यहाँ हम आपको सेल डिवीज़न बताने जा रहे हैं। सेल डिवीज़न एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक सेल है, उसमें धीमे धीमे सिंथेसिस होती है और वो धीमे धीमे 2 भाग में बढ़ जाती है। यूट्यूब पर आप सेल डिवीज़न डाल करके वीडियो क्लिप कोई देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि एक सेल कैसे है और साइज़ में बड़ी हुई और 2 भाग में बढ़ गई। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को हमको जानना है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको क्लासीफाई कर दिया गया डिफरेंट स्टेजेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जैसे एक विराम अवस्था होती है जिसमें वो तैयारी करता है, सेल अपने अंदर तमाम सिंथेसिस करता है, बहुत सारी चीज़ें इस लायक अपने आप को बनाता है कि वो 2 भाग में बढ़ सके। उसके बाद फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इस प्रकार से ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है एक सेल डिवीज़न। अब सवाल ये उठता है कि सेल डिवीज़न क्या हमेशा होता रहता है? ऐसा नहीं है। 24 घंटे में कोई पर्टिकुलर टाइम पर ये सेल डिवीज़न होता है। बाकी जैसे 1 घंटे में मान लीजिए सारी स्टेजेस हो गई, एक सेल 1 से 2 हो गया 1 घंटे में,
तो बचे हुए 23 घंटे 24 घंटे में, 23 घंटे में क्या होता है, 23 घंटे में वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, बहुत सारी उसके अंदर सिंथेसिस होती है, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जिनकी मदद से वो अपना सिंथेसिस करता रहता है, ग्रोथ उसी को कहते हैं। और जब वो इस लायक हो जाता है कि वो डिवाइड हो सके, तब वो 1 घंटे में वो डिवीज़न हो जाता है। प्रैक्टिकल में आप लोग माइटोसिस देखते हैं, ओनियन रूट टिप का सेक्शन काट करके और उसको एसीटोकार्मिन से, ये भी देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए। स्टेनिंग क्यों करते हैं? किसी चीज़ को स्पष्ट दिख जाए वो हमें। ऐसे आप कोई टिश्यू, प्लांट टिश्यू लीजिए और उसकी स्लाइड बनाइए तो आपको क्रोमोसोम्स उसमें नहीं दिखेंगे। तो क्रोमोसोम्स दिख जाएं, इसके लिए उस टिश्यू को स्टेन करना पड़ता है, रंगना पड़ता है। तो ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा स्टेन क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है एसीटोकार्मिन। इस स्टेन से जब ट्रीट करते हैं किसी टिश्यू को तो क्रोमोसोम्स जो है वो मैरून कलर के हो जाते हैं, रंग जाते हैं। तो ओनियन रूट टिप की मैं बात कर रहा था कि ओनियन रूट टिप को एसीटोकार्मिन में डाल देते हैं और उसके बाद उसको गरम वरम करके और फिर स्लाइड बनाते हैं। तो जनरल लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी महंगी चीज़ है, प्याज की जड़ तो कहीं भी मिल जाती है। लेकिन नहीं, उस ओनियन रूट टिप को कलेक्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो सप्लायर होता है वो अलग अलग समय में, जैसे उसने रूट्स ग्रो कर ली और उनको वो प्रिजर्व करता है पहले, तो हर आधे घंटे पर, यानी 24 घंटे हैं तो 48 बार प्रिजर्व करता है वो, और उस पर लेबल करता है कि ये किस समय हमने प्रिजर्व किया। प्रिजर्व कैसे करते हैं? 30% अल्कोहल में या 70% अल्कोहल में उसको डिप कर देते हैं, रूट टिप को निकाल करके डिप कर देते हैं तो वो किल हो जाती है। तो अगर वो सेल डिवीज़न वाली किसी स्टेज में होगी वो रूट टिप, तो वो उसी स्टेज पर वो सेल रहेगी। तो 48 सैंपल बनाए उसने हर आधे घंटे पर। अब हर सैंपल को वो स्टेन करता है और माइक्रोस्कोप में लगा करके देखता है। तो किसी एक में या दो में सेल डिवीज़न दिखता है, तो उससे क्या होता है, उसको समय पता लग जाता है कि इस समय जो सैंपल लिया था उसने, टाइम भी लिखा हुआ उसमें, इस समय सेल डिवीज़न हुआ। तब वो क्या करता है कि अगले दिन ठीक उस समय में सारी प्याज की जड़ निकाल करके और वो प्रिजर्व करता है, तब उस मटेरियल में सेल डिवीज़न दिखती है। तो इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले माइटोसिस शुरू करते हैं। माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा साइटोकाइनेसिस भी। माइटोसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए इस पूरी प्रोसेस को कई भाग में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला भाग है इंटरफेज, दो सेल डिवीज़न के बीच की अवस्था, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज माने विराम अवस्था, यानी जिस दौरान सेल अपने आप को तैयार करता है कि वह इतना बड़ा हो जाए कि वो विभाजित हो सके। तो यहाँ मैंने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है, और प्लांट सेल में कुछ खासियत होती है, जैसे सेल वॉल होगी। दूसरा ये देखिए सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते प्लांट सेल में, तो ये अंतर है प्लांट सेल में। बहरहाल, तो इस
रेस्टिंग फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये, हमने अभी आपको बताया था लगभग 23 घंटे की होती है। तो इस 23 घंटे की बात समझने के लिए इसको फिर से 3 भाग में बांट दिया गया। पहला है G1 फेज, G1 फेज। इस अवस्था में, इस फेज में इस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के आरएनए की सिंथेसिस होती है। आरएनए आप पढ़ा होगा आपने, 2 प्रकार के आरएनए होते हैं, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वायरस में पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में होता है, मैसेंजर आरएनए जो डीएनए बनाता है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो अमीनो एसिड कैरी करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफ़र आरएनए का ये काम है। तो ये आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए की सिंथेसिस इस अवस्था में होती है। इसके बाद आता है एस फेज। इस दौरान कई प्रकार की प्रोटीन्स भी बनती हैं। तो आरएनए बन गया और प्रोटीन बन गई। तो इन दोनों के बन जाने से ये एस फेज में जो डीएनए है, सेल के अंदर का जो डीएनए है वो अपने आप को डबल करता है, डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है एस फेज में। तो बहुत सारे डीएनए बन गए, आरएनए बन गया इसमें G1 फेज में। तब तीसरी स्टेज आती है सी, इट इज G2 फेज। इस अवस्था में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस से डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन्स बनेंगी, जिसमें एंजाइम्स भी होंगे, कैटालिटिक प्रोटीन कहते हैं जिसको, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं। तो जब एंजाइम्स बनेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी सेल के अंदर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे। ये सारी चीज़ें बनते बनते सेल की साइज़, न्यूक्लियोलस बढ़ जाता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मैटर है वो फाइबर के रूप में आ जाता है, जिनको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो ये यूकैरियोटिक सेल में मैं बता रहा हूँ, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सेल G2 फेज़ के बाद इतनी तैयार हो गई कि अब ये डिवाइड हो सकती है। तब इसका डिवीज़न प्रारंभ होगा इस G2 फेज़ के बाद।